ये स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ रिसर्च के पार्ट वन में हमने बहुत तरह के जो रिसर्च के प्रकार हैं उन पर प्रकाश डाला और हमने देखा कि कैसे कैसे अलग अलग आधार पर हम रिसर्च के अलग अलग प्रकार हम देखते हैं। अब हम उसी को आगे बढ़ाएंगे और टाइप्स ऑफ रिसर्च की हम अब आगे बात करेंगे कि और कौन कौन से आधार पर हम जो रिसर्च है, ठीक है, उसके और प्रकार देख सकते हैं, उसकी अब हम चर्चा करेंगे। देखिए, जब हम टाइप्स ऑफ रिसर्च की बात करते हैं तो हमने ये सब अप्रोच टू इंक्वायरी और मेथोडोलॉजिकल अप्रोच, इन सब की बात की थी। और इसके बाद पर्पज ऑफ रिसर्च की बात भी हम कर चुके थे। और अब हम चर्चा जो हमारी आगे बढ़ाएंगे वो बढ़ाएंगे यूज ऑफ रिसर्च। ठीक है, जब हम यूज ऑफ रिसर्च की बात करते हैं, ठीक है, अर्थात शोध जो है ना उसके उपयोग, तो देखिए इसकी दो प्रमुख धाराएं हैं। एक जिसको हम कहेंगे कि मौलिक शोध, है ना, ठीक है, बेसिक रिसर्च, है ना, फंडामेंटल रिसर्च, है ना, मूलभूत शोध। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली जो हमारे सब्जेक्ट का पहले से थ्योरेटिकल और फंडामेंटल नॉलेज बेस होता है उसमें एडवांसमेंट आता है, मतलब उसमें नई चीज आती है। और उस तरह के जो शोध है उसको हम बेसिक रिसर्च में शामिल करते हैं। ठीक है, ये शोध जो है ये बहुत बहुत हाई ऑर्डर के रिसर्च होती है, ये जिनमें जो शोध करने वाले लोग हैं ये कोई नया ज्ञान हमारे विषय में संचारित करते हैं। और जो इसका दूसरा भाग है जिसको हम अप्लाइड रिसर्च बोलते हैं, व्यवहार परक शोध बोलते हैं। व्यवहार परक शोध में क्या होता है कि जो हमारे पास में पहले से रिसर्च का फंडामेंटल बेस है, हम उस रिसर्च के फंडामेंटल बेस का उपयोग करते हैं किसके लिए, टू सॉल्व स्पेसिफिक पॉलिसी प्रॉब्लम्स, है ना। जो विशेष प्रकार की जो नीति संबंधी समस्याएं होते हैं उनके हम हल प्रस्तुत करने के लिए इस प्रकार शोध का इस्तेमाल करते हैं। और उसके साथ साथ में टू हेल्प द प्रैक्टिशनर्स टू अकम्प्लिश देयर टास्क। तो जो प्रैक्टिशनर्स हैं अर्थात जो पॉलिसी मेकिंग और पॉलिसी एग्जीक्यूशंस के साथ जुड़े हुए लोग हैं, वो अपना अपने जो डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो उनके चाहे गए लक्ष्य हैं, उनको कैसे प्राप्त करें, या यदि उन्होंने कोई प्लान फॉर्मुलेट करके और उसको एग्जीक्यूट किया, उसको लागू किया है, तो हम कैसे कोशिश करते हैं कि क्या वो प्लान सही दिशा में जा रहा है क्या। और हम ये कोशिश करते हैं कि यदि ऐसा नहीं है तो कौन से कारण हैं जो हमें उस प्लान के अंतर्गत जो हमने अंतर्निहित उद्देश्य रखे थे उनकी पूर्ति में हमारे लिए बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। और हम फिर उसके अकॉर्डिंग हमारे प्लान और हमारी एग्जीक्यूशन स्ट्रेटजी है उसमें फिर से नवाचार जो है वो डालते हैं। तो इस प्रकार के जो शोध हैं वो व्यवहार परक शोध होते हैं। ठीक है, अब जो व्यवहार परक शोध हैं उनमें कई प्रकार के शोध आते हैं, जैसे उसमें एक्शन रिसर्च आता है, उसमें सोशल इम्पैक्ट रिसर्च आता है, उसमें उसमें इवैल्यूएशन रिसर्च आता है। इवैल्यूएशन में रिसर्च में दो उप प्रकार आते हैं, एक उसमें आता है फॉर्मेटिव और एक आता है उसके अंदर सबमिटिव। आगे बढ़ने से पहले मैं ये जो दो शब्दावलियां हैं, है ना, फॉर्मेटिव और सबमिटिव, इनको मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहूंगा। ये जो फॉर्मेटिव शब्दावली है इससे हमारा तात्पर्य है रचनात्मक पक्ष, रचनात्मक जो पक्ष है उससे। तो इसमें क्या होता है, हम ये देखते हैं कि हाउ समवन इज प्रोसीडिंग इन लर्निंग, है ना। अर्थात यदि हम जैसे मान लीजिए हमने हमने जैसे पढ़ाया, है ना, और पढ़ा के और उसके अंदर फिर हम क्या करते हैं कि उसके लिए एक शोध आयोजित करवाएं कि भाई हमने जो पढ़ाया वो कहाँ तक कारगर रहा, है ना, बच्चों को जो सिखाने का टारगेट लिया गया था क्या वो टारगेट पूरा हुआ क्या। तो इस धारा के अंदर हम क्या करते हैं, ये देखते हैं कि पूरे लर्निंग प्रोसेस में जो प्रतिभाग लेने वाले लोग हैं उन्होंने कितना सीखा। ठीक है, और ध्यान रखना
कि ये जो चीज है ना, हाउ समवन इज लर्निंग, है ना, ठीक है, कैसे कोई जो है वो सीख रहा है, ये प्रक्रिया जैसे हम इस शोध में करते हैं, तो ये तो आ जाता है फॉर्मेटिव में। और जो समेटिव है ना, जो दूसरा प्रकार है समेटिव रिसर्च, उसमें ये आता है कि हमने पूरा सिखा दिया, है ना, और सिखाने के बाद हम ये देखते हैं कितना सीखा, ठीक है। तो एक तो आता है हाउ मच लर्न, है ना, कितना सीखा, ये आएगा सबमिटिव में, ठीक है, जिसको हम कहते हैं कि ये योगात्मक है। हिंदी में इसके लिए शब्दावली यूज की जाती है योगात्मक, कितना सीखा, ठीक है। और जो दूसरा पक्ष है जिसको हम फॉर्मेटिव कह रहे हैं, जिसको हम कहते हैं कि ये रचनात्मक पक्ष है, उसके अंदर हम ये देखते हैं कि हाउ मच समवन इज लर्निंग, मतलब लर्निंग के प्रोसेस के बीच में हम इंटरवीन करते हैं, ठीक है, जब हम फॉर्मेटिव रिसर्च में जाते हैं, है ना। या जैसे कोई पॉलिसी चल रही है, तो हम उस पॉलिसी के बीच में, कोई पॉलिसी हमने बनाई, है ना, एक प्लान बनाया, और उस प्लान को हमने लागू करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए हमने उस प्लान को मशीनरी में डाल दिया। मशीनरी मतलब कि हमने उस प्लान को, जैसे जो जो उसको लागू करने वाले लोग हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप वगैरह है, ठीक है, उनके उत्तरदायित्व फिक्स करके, और हमने क्या किया, उस प्लान को फील्ड में शुरू कर दिया। अब उस प्लान के चलते चलते हम ये देखते हैं कि उस प्लान के, जैसे मान लो कोई सर्टेन ऑब्जेक्टिव हो, जैसे कोई जागरूकता अभियान की एक योजना है ना, तो हम क्या करते हैं, उस प्लान के बीच में ये देखते हैं कि हाउ समवन इज लर्निंग, है ना, ठीक है, कोई जो है वो उसके अंदर कैसे और कितना सीख रहा है। और जब ये सबमिटिव रिसर्च आती है, ये प्लान खत्म होने के बाद की बात है ना, अर्थात हमारा जो काम है वो पूरा हो गया। अब हम ये देखते हैं कि लोगों ने कितना सीखा। ये हेयरलाइन डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, जिसको हमें समझना चाहिए। अब देखिए, हम बात करते हैं सबसे पहले बेसिक रिसर्च की, ठीक है। तो बेसिक रिसर्च के जो चरित्र हैं, है ना, उसके जो फीचर्स हैं वो क्या हैं। आपको पता है कि बेसिक रिसर्च, या कहें मूल शोध, या यूं कहें कि फंडामेंटल रिसर्च, है ना, मूलभूत शोध, इसका मतलब ये है कि विषय के ज्ञान में बढ़ोतरी के लिए कुछ ना कुछ शोध किया गया है, ठीक है, कुछ नई चीज विषय में जुड़ी है ना, ठीक है, वो कंसेप्चुअल हो सकती है, वो थ्योरेटिकल हो सकती है। इसलिए ये क्या है, ड्रिवन बाय ए साइंटिस्ट क्यूरियोसिटी और इंटरेस्ट। अब इसमें क्या होता, ऐसा नहीं होता कि जैसे कोई एजेंसी ने आपको दे दिया कि भाई ये फला विषय है, आप इस पे शोध करिए, है ना। या जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सपोज मनरेगा की स्कीम चलाई, और मनरेगा की स्कीम चलाने के बाद में और एनजीओज को कहा कि भाई आप इसकी जो इस स्कीम की फला फला डायमेंशंस का शोध करिए। उस तरह का शोध नहीं है ये, ठीक है। यहां पर साइंटिस्ट खुद जो है वो जिज्ञासु है, खुद वो इंटरेस्टेड है, और वो ऐसे एरियाज में कूदता है जिस पर अभी तक काम नहीं हुआ, ठीक है। मोटिवेशनल पुश टू एक्सपांड द नॉलेज, इसमें जो मूल जो मोटिवेशन होता है साइंटिस्ट के लिए, रिसर्चर के लिए, वो ये होता है कि वो ज्ञान को और बढ़ाना चाहता है, ज्ञात ज्ञान को और बढ़ाना चाहता है, नीडेड फॉर द प्रोग्रेस टू टेक प्लेस। इसमें ये अंतर्निहित लक्ष्य होता है कि कहीं ना कहीं प्रगति जो है वो देखने को मिले विषय के अंदर। लेज डाउन द फाउंडेशन फॉर अप्लाइड रिसर्च, फंडामेंटल रिसर्च जो है वो जैसे जैसे मजबूत होती है, कोई विषय का थियोरेटिकल और कंसेप्चुअल बेस जैसे जैसे मजबूत होता है, फिर हम क्या करते हैं, वो जो विषय के अंदर जो थियोरेटिकल और कंसेप्चुअल बेस है, हम क्या करते हैं, उसको लागू करते हैं, है ना, किसके लिए, सोसाइटल वेलफेयर के लिए, है ना। हम उसको लागू करते हैं उसके 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 व्यवहार परक पक्ष के संदर्भ में। जैसे मान लीजिए कि हम ये कहें कि स्लोप एनालिसिस पे ज्योग्राफी में शोध आता है, ठीक है। अब स्लोप एनालिसिस में मान लीजिए ज्योग्राफी में बिल्कुल नया शोध आया है, जो जो अभी तक ज्ञान के धारा में शामिल नहीं था, ठीक है। अब हमने देखा कि ये जो ढाल विश्लेषण का शोध है, ये पर्वतों में
हम यदि कोई सड़क मार्ग या अन्य परिवहन के मार्ग यदि बनाते हैं तो उसके लिए बहुत उपयोगी है। अब हम क्या कर रहे हैं कि उस शोध का उपयोग अप्लाइड सेंस में कर रहे हैं, जब हम पर्वतीय भागों में परिवहन मार्गों को बनाने के लिए रास्तों का चुनाव करते हैं या मार्ग की रचना सुनिश्चित करते हैं। ठीक है, यहाँ आपको एकदम क्लियर हो गया होगा डिफरेंस भी कि फंडामेंटल या बेसिक रिसर्च क्या होती है और अप्लाइड रिसर्च क्या होती है ना। अप्लाइड रिसर्च में फंडामेंटल रिसर्च से जो हमने प्राप्त किया, हम उसको मानव कल्याण के लिए व्यवहार पटल के ऊपर लागू करके और उसके लाभ प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। नॉट डायरेक्टली लिंक्ड टू कॉमर्शियल एप्लीकेशन। इसका सीधा संबंध ना ये वाणिज्यिक नहीं होता है। ठीक है, यहाँ तो जो लोग हैं, ठीक है, वो स्वप्रेरित होकर और कुछ नया कंट्रीब्यूशन करने में लगे हुए हैं। इनका 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 ध्येय जो है वो वित्त नहीं होता। ठीक है, इनका ध्येय वित्त नहीं होता। ठीक है, अब देखिए, जब हम इसमें और आगे बढ़ते हैं तो हम बात करते हैं अब अप्लाइड रिसर्च की। ठीक है, तो अप्लाइड रिसर्च के क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या उसके गुण हैं, है ना, क्या क्या उसकी चारित्रिक विशेषताएं। नंबर एक, डिजाइन टू सॉल्व प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। हम इस शोध में क्या करते हैं, जो हमारा मूलभूत शोध है ना, उससे जो हमारे विषय में ज्ञान की वृद्धि हुई है, हम उसका इस्तेमाल करते हैं जो व्यवहारिक समस्याएं हैं, ठीक है, जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं, उनके हल प्रस्तुत करने में। ठीक है, नंबर दो, नॉट टू एक्वायर नॉलेज फॉर नॉलेज से। इसका लक्ष्य ज्ञान प्राप्ति करने के लिए ज्ञान को आगे बढ़ाना नहीं होता, ये बेसिक रिसर्च का होता है। टू इम्प्रूव कंडीशंस, ये इस बात को ध्यान में रखकर किया जाता है शोध कि कैसे स्थितियां और बेहतर बनाई जा सके, है ना, अर्थात कैसे सामाजिक समस्याओं या अन्य जो समाज या ह्यूमन वेलफेयर से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, उनको कैसे डील किया जाए, उनके हल प्रस्तुत कैसे किया जाए। नेसेसिटीज, कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ सोशल एंड नेचुरल कंस्ट्रेंट्स एंड प्रॉब्लम्स, इस पर ये डायरेक्टेड होता है शोध, है ना, कि किस तरह की जो ये जो हमारी सामाजिक जटिलताएं हैं और जो प्राकृतिक जटिलताएं हैं और जो हमारे सामने समस्याएं हैं, ठीक है, इन सब के हल प्रस्तुत करने के लिए हम इस तरह के शोध में आगे बढ़ते हैं। creating and improving creating and improving and providing solutions, इसका मूल ध्येय होता है कि हम जो भी दशाएं हैं उनको इम्प्रूव करने के लिए, उनमें सुधार प्रस्तुत करने के लिए हल प्रस्तुत करें, ये इसका लक्ष्य होता है। देन एप्लीकेशंस डिराइव्ड लॉन्ग बिफोर बेसिक अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो इसमें जो एप्लीकेशंस है ना, वो डिराइव की जाती है लॉन्ग बिफोर बेसिक अंडरस्टैंडिंग, है ना, मूलभूत समझ जो है उसको विकसित करने के बहुत पहले। अब देखिए, हम इसमें और आगे बढ़ते हैं तो हम धीरे धीरे क्या करते हैं, इसके टाइप्स की बात करते हैं। ठीक है, और उसके टाइप्स में जो पहला आता है वो आता है जैसे एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च नाम से देखिए, है ना, नाम देखिए, एक्शन रिसर्च मतलब एक ऐसा शोध, ठीक है, जो कहीं न कहीं ऐसे रिजल्ट और ऐसे सजेशंस प्रस्तुत करे जो वर्तमान दशाएं हैं उनमें जो चल रहा है उस पर लागू करके और दशाओं को और बेहतर बनाए, वो एक्शन रिसर्च होती है। ठीक है, इसमें इसमें कुछ अंश जो होता है वो क्रिटिकल अप्रोच का भी होता है। ठीक है, अब देखिए, ट्रीट्स नॉलेज एज ए फॉर्म ऑफ पावर। ये क्या करते हैं, ज्ञान को पावर की शक्ति की तरह देखते हैं। ठीक है ना, एबोलिशेस द लाइन बिटवीन रिसर्च एंड सोशल एक्शन। ये सबसे महत्वपूर्ण चरित्र है अप्लाइड रिसर्च का। अप्लाइड रिसर्च बेसिकली इसलिए की जाती है कि भाई उसके आधार पर हम किसी न किसी तरह का एक्शन जो है वो इंट्रोड्यूस कर पाए, है ना, कि भाई ये करना चाहिए। ठीक है, कंडीशंस इंप्रूव करने के लिए ये किया जाना चाहिए। तो
क्या किया जाना चाहिए, ये जो आउटकम्स हैं ये आते हैं एक्शन रिसर्च से। ये आउटकम्स जो हैं वो एक्शन रिसर्च से आते हैं, ठीक है। एबोलिशेस द लाइन बिटवीन रिसर्च एंड सोशल एक्शन, है ना। तो बेसिकली जो रिसर्च होती है, एक्शन रिसर्च के अलावा बहुत कम रिसर्च होती है जो इस लाइन पर बात करती है। एक्शन रिसर्च क्या करती है कि शोध और सामाजिक जो 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 प्रक्रिया और क्रिया है ना, अर्थात जो सोशल एक्शन है, उसके बीच की जो दूरी है उसको पाटती है। अर्थात इसमें हम शोध करने के बाद हम क्या करते हैं कि उन एक्शंस को सजेस्ट करते हैं जो लिए जाने चाहिए, जो लिए जाने चाहिए। मैं इसका उदाहरण भी देके अभी समझाऊंगा आपको। इनकॉर्पोरेट्स पॉपुलर नॉलेज, जो नॉलेज डोमेन में जो पॉपुलर नॉलेज है उसको ये शामिल करते हैं, ठीक है। फिर है सीक्स इंक्रीज इन अवेयरनेस, और एक्शन रिसर्च की हमेशा ये कोशिश होती है कि कहीं ना कहीं जागरूकता का विस्तार जो है वो सुनिश्चित किया जाए, ठीक है। टाइड डायरेक्टली टू पॉलिटिकल एक्शन टू इक्वलाइज पावर रिलेशंस, ये एक और दूसरे के बाद में सबसे महत्वपूर्ण चरित्र है। इस शोध का कहीं ना कहीं संबंध जो होता है ना, वो होता है जो राजनीतिक जो क्रिया प्रणाली है, कार्य प्रणाली है, उसके साथ, ठीक है। और इसमें कहीं ना कहीं क्या होता है कि ये जो शोध है ये इस तरह के ऑब्जेक्टिव को लेके चलता है कि भाई इक्वलाइज पावर रिलेशंस, है ना, कि भाई जो 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 शक्ति संबंध है ना, उनमें कहीं ना कहीं संतुलन जो है वो हमें देखने को मिले, ठीक है। ट्राई टू एडवांस ए कॉज, ये हमेशा किसी एक ऐसे मुद्दे को लेके चलता है, ठीक है, जिसमें जिसमें हम सुधार चाहते हैं, जिसमें हम सुधार चाहते हैं, ठीक है। बाय एक्सपांडिंग पब्लिक अवेयरनेस, अर्थात लोगों की समझ को बढ़ाने के साथ। एक्सप्लिसिटली पॉलिटिकल, नॉट वैल्यू न्यूट्रल, है ना। ये मूल्य मूल्य तटस्थ नहीं होता, ठीक है। इसलिए क्योंकि पॉलिटिकल है तो क्या होता है कि पॉलिटिक्स की नेचर होती है कि पॉलिटिक्स जो होती है वो वैल्यू फ्री नहीं होती, वो वैल्यू फ्री नहीं होती। तो ये शोध भी वैल्यू फ्री नहीं होता, क्योंकि ये शोध जो पॉलिटिकल पावर जिसके जिसके डायरेक्शन में ये किया जाता है, ठीक है, ये कहीं ना कहीं उसकी वैल्यूज को प्रमोट करने में भी कहीं ना कहीं इसकी भूमिका होती है, ठीक है। क्योंकि यहाँ आपने देखा टाइड डायरेक्टली टू पॉलिटिकल एक्शन, है ना, ये सीधा जो राजनीतिक जो कार्य प्रणाली है ना, उसके साथ में जुड़ा होता है। देन नॉलेज डेवलप्स फ्रॉम एक्सपीरियंस, है ना, दैट इज बेसिकली सोशियो पॉलिटिकल एक्सपीरियंस, ये जो सामाजिक और राजनीतिक अनुभव है उससे इसमें जो है ज्ञान की वृद्धि होती है। अब देखिए मैं आपको एक एक्शन रिसर्च का एग्जांपल देता हूँ। जैसे अभी हमने बात की थी नरेगा की, ठीक है। अब हम देखते हैं कि नरेगा एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है गवर्नमेंट का। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, अब जैसे मान लो कि नरेगा के वो विभिन्न पक्षों को लेकर और बात करना चाहती है, और वो देखती है कि भाई नरेगा की जो स्कीम है वो उसके जो प्रोस्पेक्टिव बेनिफिशियरीज हैं, जो उसके वो लोग जिनको इसका लाभ मिल सकता है, वहां तक इसकी जागरूकता पहुंची या नहीं पहुंची, पहुंची तो कितनी पहुंची, नहीं पहुंची तो कितनी नहीं पहुंची, और नहीं पहुंची तो उसके पीछे अंतर्निहित कारक क्या है, ठीक है। और उसके बाद में इस तरह के शोध में एक खास बात होती है कि ये वो एक्शन सजेस्ट करता है जो इसकी अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए जाने चाहिए, वो एक्शंस, वो स्टेप्स जो इस अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए हमें लेने चाहिए, ये उन पर फोकस करता है। और इसीलिए इसका नाम पड़ा है एक्शन रिसर्च, इसीलिए इसको एक्शन रिसर्च की संज्ञा दी गई है, ठीक है। अब ये देखिए कि जैसे मैंने कहा नरेगा एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है गवर्नमेंट का। तो क्यों कहा, क्योंकि गवर्नमेंट जो होती है ना, वो किसी न किसी पॉलिटिकल एफिलिएशन जो है उसको दर्शाती है, ठीक है। तो इस तरह की रिसर्च के लिए हमने कहा टाइड डायरेक्टली टू पॉलिटिकल एक्शन, है ना, ये सीधा सीधा जो पॉलिटिकल एक्शन है उससे जुड़ा होता है ना।
तो इस एक्शन रिसर्च में कहीं ना कहीं क्या हो रहा है कि एक गवर्नमेंट जो इस फ्लैगशिप प्रोग्राम को अभी रन कर रही है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं उसका इंटेंशन है कि इसको यदि वो उसको फ्लैगशिप प्रोग्राम में उसको शामिल कर रही है तो वो चाहती है कि उसका प्रमोशन उसी तरह से हो। ठीक है, अब देखिए जब हम उसमें आगे बढ़ते हैं तो अगला आता है हमारा सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट, है ना। अब सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट के शब्दावली से ही हमें पता लग रहा है साफ कि कोई भी पॉलिसी आई, कोई प्रोग्राम आया, है ना, ठीक है, या मान लीजिए कि आपने सोशल वेलफेयर के लिए कोई भी अप्लाइड रिसर्च जो है ना, वो आपने डिजाइन की, ठीक है, तो उसमें देखा कि भाई उसका सोशल इम्पैक्ट जो है ना, वो कितना रहा, उसका असेसमेंट जो है उससे रिलेटेड है। जैसे टू एस्टिमेट टू एस्टिमेट द लाइकली कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ प्लान्ड चेंज, है ना। जब आप योजनाबद्ध तरीके से कोई परिवर्तन चाहते हो, है ना, योजना सुनियोजित तरीके से, तो जब आप सुनियोजित तरीके से परिवर्तन चाहते हो तो इस रिसर्च के अंदर हम क्या करते हैं, उसके क्या क्या परिणाम आ सकते हैं, हम उसका एस्टिमेशन करते हैं शोध में, है ना, क्या क्या परिणाम उसके आ सकते हैं। कैन बी यूज फॉर प्लानिंग, हम इसका उपयोग नियोजन में भी करते हैं। हम सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट जो है उसका उपयोग हम नियोजन प्रणाली में भी करते हैं। मेकिंग चॉइसेस अमंग ऑल्टरनेटिव पॉलिसीज, सोशल इम्पैक्ट रिसर्च के अंदर हम क्या करते हैं, जैसे हमने मान लीजिए कई पॉलिसीज, कई प्रोग्राम का सोशल इम्पैक्ट रिसर्च किया, ठीक है, अब हमने देखा कि भाई कौन कौन से प्रोग्राम इसमें से बंद कर देने चाहिए और कौन कौन से प्रोग्राम को अभी हमें आगे बढ़ाना चाहिए। तो आपने सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट करवाया, है ना, ठीक है, सामाजिक प्रभाव का मापन करने के लिए आपने शोध करवाया। तो आपने देखा कि भाई जैसे मान लो कोई 3 प्रोग्राम जो है वो ऐसे आए जिनके प्रभाव बाकियों से बेहतर है, तो फिर आपका ये सजेशन होता है कि भाई उन तीनों के सोशल इम्पैक्ट बहुत अच्छे हैं, उनको रन किया जाना चाहिए, बाकी को चाहे बंद कर दिया जाए। ऑफन एग्जीक्यूटेड बाय एन इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च टीम, क्योंकि इसमें क्या है, सोशल इम्पैक्ट का अध्ययन करते हैं और सोशल इम्पैक्ट बहुत डाइवर्सिफाइड होते हैं, बहुत मल्टी डिसिप्लिनरी होते हैं, इसलिए इस शोध में भी ये चरित्र होता है कि ये शोध जो होता है ना, ये मल्टी डिसिप्लिनरी और इंटरडिसिप्लिनरी कैरेक्टर का होता है ना, और उसी तरह के लोगों को रिसर्च टीम के अंदर शामिल किया जाता है। एक जैसे लोग जो हैं वो इसमें रिसर्च टीम में शामिल नहीं किए जाते, ठीक है। कॉमन एरियाज जैसे कम्युनिटी सर्विस, है ना, उनके संबंध में शोध होते हैं। सोशल कंडीशंस हैं, जैसे मान लीजिए महिला की समाज में स्थिति है ना, बच्चों की समाज में स्थिति है, ठीक है। इकोनॉमिक इम्पैक्ट, जैसे कोई भी आपने कोई प्रोग्राम चलाया, चाहे आपका वो ट्रेनिंग प्रोग्राम हो और चाहे आपका वो वेज प्रोग्राम हो, वेज मतलब जिसमें कार्य का भुगतान किया जाता है ना, तो उनका इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या रहा, डेमोग्राफिक कॉन्सिक्वेंसेस, है ना, जैसे कोई भी, जैसे मान लीजिए कि आपने जो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 का जो सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट के ऊपर शोध करवाया और आपने देखा कि भाई उसके डेमोग्राफिक कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हो सकते हैं, जनांकी के परिणाम क्या हो सकते हैं उसके। एनवायरनमेंट से संबंधित जो शोध हैं उनमें भी इस तरह के शोध सोशल इम्पैक्ट रिसर्च करवाई जाती है ना, जिसको हम इम्पैक्ट असेसमेंट रिसर्च के रूप में देखते हैं एनवायरनमेंट के अंदर। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट की ओर बढ़ते हैं हम। हेल्थ आउटकम्स के ऊपर शोध होते हैं, साइकोलॉजिकल वेलबींग के ऊपर शोध होते हैं। तो ये कॉमन एरियाज हैं, बहुत वाइड कैनवास है, बहुत बहुत मल्टी स्पेक्ट्रम कैनवास है सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट का, है ना। बिकमिंग मैंडेटरी फॉर इनिशिएटिंग ए न्यू प्रोजेक्ट, यदि कोई भी आप नया प्रोजेक्ट शुरू करते हो ना, तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जिस तरह से आप मान लो कोई इंडस्ट्री डाल रहे हो, है ना, या आप कोई नया इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट लेके आ रहे हो और आप देखते हो कि इस प्रोजेक्ट के एनवायरमेंटल इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं, तो आप उसका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट करवाते हो, है ना, आप उसका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट करवाते हो
कि पर्यावरण पर इसके इसके प्रभाव जो है उनका मूल्यांकन। ठीक है, ठीक वैसे ही जो 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 कई सारे नए प्रोजेक्ट आते हैं जिनका सोसाइटी पे कई तरह से इम्पैक्ट देखने को मिलता है, उन प्रोजेक्ट्स के लिए सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट रिसर्च करवाया जाता है। ठीक है, सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट रिसर्च उनके लिए करवाया जाता है। बहुत वाइड कैनवास इसका, बहुत बड़ा क्षेत्र है इसका। अप्लाइड रिसर्च में एक इवैल्यूएशन रिसर्च और होती है। इवैल्यूएशन रिसर्च का काम है, जैसे इम्पैक्ट असेसमेंट रिसर्च जो होती है वो तो होती है जैसे आप प्रोजेक्ट जब लेकर आ रहे हो तब, है ना, आपने उसको पायलट रूप में करके देखा, या अभी जब आप प्रोजेक्ट आपका बना, है ना, और आप उस प्रोजेक्ट में आप उस प्रोजेक्ट के बनने के बाद उसके सोशल असेसमेंट की, इम्पैक्ट असेसमेंट की बात कर रहे हो। एक्शन रिसर्च जो होती है वो उस प्रोग्राम के बीच में होती है ना, और जैसे उस प्रोग्राम के जो मान लो कोई उसमें कोई कमी है, कोई बेसी है ना, उनके लिए क्या एक्शंस लिए जाने चाहिए, है ना, वो काम जो होता है वो एक्शन रिसर्च में होता है ना। तो व्यवहार परक जो शोध है, अप्लाइड रिसर्च, उसमें एक पक्ष है जो हम किसी भी प्रोजेक्ट या कोई भी प्लानिंग के शुरू में करते हैं, एक है जिसको हम बीच में करते हैं, एक जिसको हम प्रोजेक्ट के फिनिश होने के बाद, खत्म होने के बाद हम करते हैं, और देखते हैं कि क्या प्रोजेक्ट के अंदर जिन उद्देश्यों को लेकर हम चले थे, क्या हमारे वो उद्देश्य जो हैं वो पूरे हो रहे हैं क्या, या कितने पूरे हुए, है ना, क्या रेशियो रहा हमारा लक्ष्यों को अचीव करने के संदर्भ में, वो इवैल्यूएशन रिसर्च होती है ना, है ना। तो देखो, द प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशिंग वैल्यू जजमेंट बेस्ड ऑन एविडेंस, है ना, साक्ष्यों के आधार पर हम क्या करते हैं, में मूल्यांकन करते हैं, वैल्यू जजमेंट करते हैं। दूसरा आता है मेजर्स द इफेक्टिवनेस ऑफ ए प्रोग्राम, पॉलिसी और वे ऑफ डूइंग समथिंग। ठीक है, कोई भी प्रोग्राम या कोई भी पॉलिसी, है ना, ठीक है, जिसको हम लागू करते हैं वो कितना कारगर रहा, कितना प्रभावशाली रहा, इसका मापन हम इवैल्यूएशन रिसर्च से करते हैं। देन फ्रीक्वेंटली डिस्क्रिप्टिव, ठीक है, बट कैन बी एक्सप्लोरेटिव और एक्सप्लेनेटरी ऑल्सो। ज्यादातर ये शोध वर्णनात्मक होते हैं, लेकिन फिर भी इन शोध, ये कई बार ये शोध जो है ना एक्सप्लोरेटरी अर्थात एक खोज की तरह, है ना, या यूं कहें एक्सप्लेनेटरी अर्थात दशाओं को समझाने, है ना, की तर्ज पर भी होते हैं। uses several techniques, सर्वे है, फील्ड एंड इवन द एक्सपेरिमेंटल, है ना, तो इसमें अनेकों प्रकार की विधाएं अपनाई जाती हैं। एक्सपेरिमेंटल सेटिंग्स में भी ये शोध किए जाते हैं, है ना, और फील्ड सर्वेज के आधार पर भी ये शोध किए जाते हैं। देन अगली बात आती है, ऑफन द इथिकल एंड पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स अराइजेस इन इवैल्यूएशन रिसर्च। बहुत सारी बार हम देखते हैं कि जब इवैल्यूएशन रिसर्च या तो सामने आती है या करवाई जा रही होती है, उस दौरान बहुत सारे एथिकल और बहुत सारे पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट सामने आते हैं। एथिकल कॉन्सेप्ट कई बार इस तरह से आते हैं कि भाई किसको लाभ दिया गया, किसको नहीं दिया गया, है ना, कौन इसका ज्यादा लाभ ले गया, सोसाइटी का कौन सा सेक्शन इसके लाभ से वंचित रह गया। और पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स इस तरह आते हैं कि जो इसको लागू करने वाला पॉलिटिकल पावर होती है वो ज्यादा इसको प्रोजेक्ट करती है सक्सेस के रूप में, और जो ओपोजिशन में पॉलिटिकल पावर होती है वो क्या करती है, वो इसके इसके इवैल्यूएशन रिसर्च के उस पार्ट को हाईलाइट करती है जिस पार्ट में वो मुद्दे होते हैं कि भी इससे ये अचीव नहीं हुआ, ठीक है, या इसके एग्जीक्यूशन में ये कमियां रही जिसके कारण इसके ये ऑब्जेक्टिव फुलफिल नहीं हुए। इसलिए इवैल्यूएशन रिसर्च आती है वो हमेशा एथिकल और पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं उनको अराइज करती है। ठीक है, फिर जैसे एग्जांपल्स, जैसे जैसे अल्कोहल इम्पेयर्ड ड्राइविंग, है ना, शराब पी के गाड़ी चलाने के ऊपर मान लीजिए कोई शोध होता है ना, थियरी
ऑफ डिटरेंस एंड ऑल्टरनेटिव एम्फेसिस की बात बहुत सारी बार देखने को मिलती है। तो कुल मिला के बेसिकली हम ये देखते हैं कि इवैल्यूएशन रिसर्च जो है उसका मूल ध्येय ये होता है कि हमने यदि कोई प्लान या प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट किया है या कोई पॉलिसी लागू करी है, हम ये कोशिश करने की कोशिश करते हैं शोध के द्वारा पता लगाने की कि वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को कहाँ तक अचीव कर पाई है। ठीक है, ये हमारा मूल ध्येय होता है। जब हम बात करते हैं यूज ऑफ रिसर्च में इसकी इवैल्यूएशन रिसर्च टाइप की, तो एक होता है फॉर्मेटिव और एक होता है सबमिटिव। और मैंने अभी भी आपको बताया कि फॉर्मेटिव में तो ये बात होती है कि हाउ समवन इज लर्निंग, है ना, कैसे कोई सीख रहा है। और सबमिटिव में बात आती है भी कितना सीखा। ठीक है, अब वही चीज सामने आएगी। देखो, फॉर्मेटिव जो होता है उसमें आती है बिल्ट इन मॉनिटरिंग और कंटिन्यूइंग फीडबैक ऑन ए प्रोग्राम फॉर प्रोग्राम मैनेजमेंट। प्रोग्राम चल रहा है, प्रोग्राम के बीच में लोगों से फीडबैक लिए जाते हैं। ठीक है, उनको उनको कितना लाभ हो रहा है, वो कितना सीख रहे हैं। ठीक है, और उसके आधार पे क्या करते हैं, प्लान में जो हमारा प्रोग्राम चल रहा है उसमें कुछ नई सजेस्टिव मैकेनिज्म आ सकती है, उसमें थोड़ा बहुत हम ऑल्टरेशन कर सकते हैं। और ये जो सबमिटिव है ये एंड हो गया अब। ठीक है, अब हमने देखा इवेलुएट द फाइनल प्रोग्राम आउटकम, कि भाई प्रोग्राम जो है वो लागू हो गया, प्रोग्राम पूरा 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 संपादित हो गया। अब हम देख रहे हैं कि जिनके लिए वो प्रोग्राम डिजाइन किया गया था, जिन पर वो एग्जीक्यूट किया गया था, ठीक है, उनको उससे कितना लाभ प्राप्त हुआ। टाइम डायमेंशन के आधार पर भी, है ना, समय के संदर्भ के आधार पर भी हम शोध को दो प्रमुख भागों में बांटते हैं। ठीक है, और वो जो दो प्रमुख भाग हैं वो एक है क्रॉस सेक्शनल रिसर्च और एक है लॉन्जिट्यूडनल रिसर्च। ये दो तरह के हैं। क्रॉस सेक्शनल रिसर्च में क्या होता है, जैसे होता है ना काट, मतलब एक बार, है ना, जैसे क्रॉस सेक्शन को हम बोलते हैं काट, है ना। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि हमारे पास में एक मैप है जिसके अंदर बहुत सारे कंटूर लाइंस बने हुए हैं। हम क्या करते हैं, उसमें एक क्रॉस सेक्शन खींचते हैं, ठीक है, जैसे ए बी, और हम उसकी प्रोफाइल बनाते हैं। तो हमने क्या किया, हमने केवल और केवल एक लाइन के साथ साथ जो है वो ढाल की चरित्र जो है उसका अध्ययन किया है, केवल एक लाइन के साथ एक ही बार में, वो क्रॉस सेक्शन हो गया। इसमें भी क्या होता है, स्नैपशॉट अप्रोच टू द सोशल वर्ल्ड, मतलब स्नैपशॉट मतलब एक बार लिया जाता है, बस एक ही बार उसके लिए सर्वे किया जाता है या एक ही बार मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, सिंपलेस्ट एंड लीस्ट कॉस्टली ऑल्टरनेटिव, आसान है और सबसे कम पैसा लगता है, क्योंकि लॉन्जिट्यूडनल रिसर्च लंबी चलती है और उसमें जिस सेटिंग में आपने आज शोध किया है, निश्चित अंतराल के बाद आपको दोबारा वहां पर उसी को दोहराना होता है। ठीक है, हो सकता है कि फिर आपको फिर अंतराल छोड़ के उसको तीसरी बार दोहराना हो, चौथी बार दोहराना हो, ये डिपेंड करता है कि शोध की प्रकृति क्या है उस पर। कैन नॉट कैप्चर सोशल प्रोसेस और चेंज, अब जब ये है ही स्नैपशॉट, जब ये एक ही बार में किया जाता है, तो भैया संभव ही नहीं है कि ये प्रक्रिया या बदलाव की बात को इंगित कर सके, ये हो ही नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि आप प्रक्रिया या बदलाव देखना चाहते हो तो आपको लंबे समय के तहत देखना पड़ेगा। अब जैसे आपसे कोई पूछे भाई भारत की डिकेडल ग्रोथ रेट क्या है, तो वो तो वन टाइम है ना। अब आप उसके आधार पे ट्रेंड बता दोगे क्या, नहीं बता सकते। लेकिन आप यदि 10 टाइम रेफरेंसेस लेते हो और 1921 से लेके और 2011 तक के जो डेटा है ना, 10 टाइम रेफरेंस लिया आपने 10 साल के अंतराल पर, तब आप आराम से ट्रेंड बता सकते हो। इसी प्रकार यदि आप किसी शोध को किसी समाज पर एक बार करते हो तो आप उसमें क्या करते हो, प्रक्रिया या बदलाव नहीं बता सकते। लेकिन यहाँ यदि लॉन्जिट्यूडनल शोध के अंतर्गत जो अगला प्रकार है लॉन्जिट्यूडनल शोध, उसके अंतर्गत यदि आप बार बार कुछ निश्चित इंटरवल के बाद में
आप उसी एक ही शोध दोहराते हो, तो आप बदलाव जो है और प्रक्रिया दोनों को समझा सकते हैं। ठीक है, दोनों को कैप्चर कर सकते हैं। कैन बी एक्सप्लोरेटिव, है ना, ये खोज संबंधी हो सकता है, डिस्क्रिप्टिव वर्णनात्मक भी हो सकता है, और एक्सप्लेनेटरी, और ये एक्सप्लेनेशन ड्रॉ करने वाला भी हो सकता है। और अंतिम है मोर कंसिस्टेंट विथ डिस्क्रिप्टिव अप्रोच, ज्यादातर ये डिस्क्रिप्टिव अप्रोच के साथ अपनाया जाने वाला शोध होता है। अब देखिए, जब आप बात करते हो इसके दूसरे डायमेंशन की, अर्थात आप बात करते हो लॉन्जिट्यूडनल रिसर्च की, लॉन्जिट्यूडनल रिसर्च कभी एक ही बार नहीं करी जाती, इसमें समय संदर्भ एक से अधिक होने अनिवार्य है। ठीक है, जैसे एग्जामिनिंग फीचर्स ऑफ पॉपुलेशन ऑफ पीपल और अदर यूनिट्स एट मोर देन वन टाइम। आप किसी भी जनसंख्या के किन्हीं भी चरित्रों का अध्ययन करते हो, है ना, लोगों का अध्ययन करते हो, किन्हीं इकाइयों का अध्ययन करते हो, है ना, तो आप एक से ज्यादा बार करते हो। सबसे पहली बात, आप एक से ज्यादा बार करते हो। इट इज यूजुअली मोर कॉम्प्लेक्स एंड कॉस्टली। कॉम्प्लेक्स एंड कॉस्टली होना ही है, क्यों? क्योंकि आपको आपका डेटा मैनेजमेंट है, ठीक है, वो हैवी हो जाता है ना। आपके पास में इंटरवल डेटा आते हैं, ठीक है, जैसे आज का डेटा ले लिया आपने, मान लो आपका आपका शोध 5-5 साल बाद 6 बार में होना है, तो आपका 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 कॉम्प्लेक्स डेटा सेट बनता है। ठीक है, आपको एक ही फील्ड में बार बार जाना पड़ता है, बार बार आपको आपको ह्यूमन रिसोर्स और अदर रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है, तो कॉस्टली भी होता है। मोर पावरफुल फॉर अंडरस्टैंडिंग सोशल चेंज, ये ध्यान रखना, प्रोसेस और चेंज को यदि समझना है तो ये शोध बहुत महत्वपूर्ण है ना, वो क्रॉस सेक्शन रिसर्च से पार नहीं पड़ सकती, है ना। डेस्क्रिप्टिव और एक्सप्लेनेटरी रिसर्चर्स यूज लॉन्जिट्यूडनल अप्रोच, है ना। सामान्यतः देखा जाता है कि जो वर्णनात्मक शोध करते हैं, जो डिस्क्रिप्टिव शोध करते हैं, और जो एक्सप्लेनेटरी शोध करते हैं, ठीक है, वो इसको सबसे ज्यादा अपनाते हैं। अब इसमें भी कई डायमेंशन है ना। लॉन्जिट्यूडनल जो शोध है उसके भी कई प्रकार हैं, ठीक है। अब उसमें पहला है टाइम सीरीज रिसर्च, है ना। जो जो समय सारणी शोध होता है उसको बोलते हैं टाइम सीरीज रिसर्च, ठीक है। अब सेम टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड ऑन ए ग्रुप ऑफ पीपल और अदर यूनिट्स अक्रॉस मल्टीपल टाइम्स। इसमें क्या होता है कि एक ही प्रकार का शोध जो है ना, उसको उसको निश्चित समय के अंतराल के बाद बार बार दोहराया जाता है। एक ही प्रकार की सूचना बार बार एकत्र की जाती है, ठीक है, कलेक्टेड ऑन ए ग्रुप ऑफ पीपल और अदर यूनिट्स अक्रॉस मल्टीपल टाइम्स, ठीक है। तो हमें क्या है, समय के साथ बदलाव जो है उसका आभास होता जाता है। ये है टाइम सीरीज लॉन्जिट्यूडनल रिसर्च, ठीक है। सेम टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, एक ही तरह की सूचना होती है ना, इज कलेक्टेड ऑन ए ग्रुप ऑफ पीपल, है ना, लोगों के समूह से, ठीक है, और अदर यूनिट्स, है ना, अक्रॉस मल्टीपल टाइम्स, है ना। उसमें आप एक स्थान भी ले सकते हो। जैसे मैं एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ आपको, जैसे आप मान लीजिए कि किस तरह समय के साथ में सीकर की अर्बन मॉर्फोलॉजी और लैंड यूज पैटर्न में चेंज हुआ। अब आपने क्या किया, इसका जैसे मान लीजिए आपके सैटेलाइट डेटा आपके पास अवेलेबल है, आपने क्या किया, इसका इसका 1981 का सैटेलाइट डेटा लिया, 91 का लिया, 2001 का लिया, 2011 का लिया, 2021 का लिया, है ना। सेम आपका जो जो इंफॉर्मेशन है वो सेम है, लैंड यूज का जो क्लासिफिकेशन है वो सेम है। आप चेंज बता पाओगे? नहीं बता पाओगे, बहुत अच्छे से बता, ठीक है। या आपने एक ग्रुप ऑफ 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 स्टूडेंट्स ले लिया और आपने क्या किया, उस उनकी मैथमेटिकल एबिलिटी जो है उसके ऊपर उनका उनका टेस्ट जो है हर 6 महीने से ऑर्गेनाइज करवाया, ठीक है, और आपने उनका सपोज 5 साल तक टेस्ट ऑर्गेनाइज कराया। तो आपने आपने इस शोध के अंदर ये देखा कि किस तरह से पर्टिकुलर टाइप ऑफ ट्रेनिंग है
वो उनकी परफॉर्मेंस एनहांसमेंट के अंदर रोल प्ले कर रही है ना। किस तरह एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ ट्रेनिंग इन मैथ्स is you know is putting its role on the efficiency of students। क्या उस पर्टिकुलर ट्रेनिंग से वो जो विद्यार्थी हैं, है ना, उनमें जो बदलाव आया है उसके आधार पे कुछ कहा जा सकता है। तो ये चेंज को हमारे सामने लाकर रखता है। एक होता है पैनल स्टडी और एक होता है कोहोर्ट स्टडी। इसको समझ लेना बेटा यहीं पे, है ना। पैनल स्टडी क्या होता है, देखो, रिसर्चर ऑब्जर्व्स एग्जैक्टली द सेम पीपल ग्रुप, वो होता है पैनल। मतलब एक पैनल बन गया आपका, अब वो पैनल नहीं बदलेगा, मतलब आपके जो रेस्पोंडेंट्स हैं वो चेंज नहीं होंगे, ठीक है। और ऑर्गेनाइजेशन अक्रॉस टाइम पीरियड्स, अलग अलग समय पर शोध हो रहा है, लेकिन शोध केवल और केवल उसी ग्रुप पे हो रहा है, ग्रुप चेंज नहीं होगा, ठीक है। बेसिकली इसमें क्या होता है कि आप, है ना, लोगों को ट्रैक करते हो ओवर टाइम, है ना। आप क्या करते हो, लोगों को ट्रैक करते हो, ठीक है। अब कोहोर्ट जो है उसको समझने के लिए, कोहोर्ट टाइप को समझने के लिए पहले कोहोर्ट समझो क्या है। जैसे मान लीजिए कि मान लीजिए कि यहाँ पर एक क्लास है और उसमें सपोज ये मास्टर्स की क्लास है ज्योग्राफी की, एमए फाइनल की, और उसमें मान लीजिए 50 बच्चे हैं, ठीक है। तो आप ये मानिए कि वो 50 बच्चे, ठीक है, सेम कोहोर्ट के हैं। यदि आपका आधार मास्टर्स का एक बैच हो, ठीक है, अर्थात एक एक विषय या एक मुद्दे पर वो सारे एक हैं, उन सारों के चरित्र एक हैं कि वो सब 2021 में एमए फाइनल के फला कॉलेज के स्टूडेंट हैं, ठीक है। या जैसे मान लीजिए आपने ले लिया कि केवल और केवल 1976 में जन्म लेने वाले लोग, तो वो एक कोहोर्ट हो गया। तो उसमें आप केवल उन्हीं को लोगे जिनका जन्म 1976 में हुआ, दूसरे को नहीं लोगे। जैसे आपने पहले वाले में केवल उन्हीं को लिया जो एमए फाइनल में है 2021 में और एक संस्था में है। इससे कोहोर्ट बनता है, ठीक है, इससे कोहोर्ट बनता है ना। जैसे मान लीजिए कि आपके कोई यूथ पॉलिटिकल बिहेवियर के ऊपर कोई शोध होता है, और मान लीजिए कि पूरे भारत के अंदर केवल और केवल 18 से 20 साल के बच्चों को ही उस शोध में शामिल किया जाता है जो कॉलेज गोइंग है ना। तो ये एक कोहोर्ट हो गया, ठीक है। अब देखो, सिमिलर टू पैनल स्टडी, होती तो पैनल स्टडी की तरह ही है ना, बट ऑब्जर्विंग ए कैटेगरी ऑफ पीपल, लेकिन इसमें एक निश्चित कैटेगरी के लोगों को शामिल किया जाता है जिनकी कोई ना कोई पहचान जो है वो समरूप, कोई ना कोई उनमें कॉमन आइडेंटिटी, है ना। तो देखिए, सिमिलर टू पैनल स्टडी बट ऑब्जर्विंग ए कैटेगरी ऑफ पीपल who share similar life experience in specified time period। तो जैसे सिमिलर लाइफ एक्सपीरियंस हमने ले लिया कॉलेज लाइफ और मास्टर्स बैच, और टाइम पीरियड हमने ले लिया 2011 या 2021, ये कोहोर्ट बन गया, ठीक है। तो इनको बोलते हैं, तो ये सब की सब टाइम डायमेंशन रिसर्च है, और ये सब जो हम कर रहे हैं लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च के प्रकार हैं। तो देखिए, टाइम सीरीज जो रिसर्च है, इसमें आप एक चीज देखिए कि सेम टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड ऑन ए ग्रुप ऑफ पीपल। यहां इंफॉर्मेशन नहीं बदल रही, सूचना नहीं बदल रही, हमारा शोध का विषय जो है वो बिल्कुल कन्फाइंड है, और बस बार बार वही सूचना ली जा रही है ना। लेकिन यहाँ पर पैनल नहीं है, जिनसे सूचना ली जा रही है वो लोग बार बार वही नहीं है। यहाँ पर पैनल स्टडी में क्या हो गया कि रिसर्चर ऑब्जर्व्स एग्जैक्टली द सेम पीपल
एक ही तरह के लोग जो है ना उनको, ठीक है, और ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन अक्रॉस टाइम पीरियड्स, ट्रैकिंग पीपल ओवर टाइम, ठीक है। अब कोहॉर्ट जो स्टडी होती है वो पैनल स्टडी होती है, लेकिन हर पैनल स्टडी कोहॉर्ट स्टडी नहीं होती, ठीक है। क्योंकि कोहॉर्ट स्टडी में भी हम क्या होते हैं कि एक ग्रुप ऑफ पीपल को हम ट्रैक करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो पैनल बनता है उसके अंदर कोहॉर्ट चरित्र होता है, इसलिए हर एक पैनल स्टडी कोहॉर्ट स्टडी नहीं होती, ठीक है। स्टडी टू पैनल सिमिलर टू पैनल स्टडी बट ऑब्जर्विंग ए कैटेगरी ऑफ पीपल, एक निश्चित कैटेगरी के लोगों को ही हम शोध में शामिल करते हैं जिनके जिनके जीवन के अनुभव एक जैसे, किसी न किसी स्तर पर उनके जीवन के अनुभव एक जैसे हों, है ना, और वो किसी निश्चित समय से संबद्ध हो, है ना, किसी निश्चित समय से संबद्ध हो। जैसे मैं मान लीजिए मैं जब मास्टर्स करता था, ठीक है, तो मेरे टाइम के जो मेरे साथी हैं वो, या जैसे 2003 में जिस हॉस्टल में मैं रहता था उस हॉस्टल के हमारे जितने भी साथी हैं वो सेम कोहॉर्ट हो सकते हैं, बिकॉज वी हैड a similar life experience at definite or specified time period, ठीक है। उसके बाद देखिए डेटा कलेक्शन टेक्निक्स, तो ये बहुत अच्छी तरह जानते हैं हम, ज़्यादा नहीं रुकेंगे इसके ऊपर। दो तरह की होती है, एक होती है क्वांटिटेटिव और एक होती है क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव में हम क्या करते हैं कि कलेक्टिंग डेटा इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स, है ना, अर्थात जिसको मापा जा सके, है ना। हम इसमें क्या करते हैं, एक ऐसा मापन लेते हैं जिनको स्केल पर मापा जा सके, ठीक है। और जो 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 ये तो होते हैं परिमाणात्मक आंकड़े, और जो गुणात्मक आंकड़े होते हैं, क्वालिटेटिव डेटा होते हैं, those collecting data in the form of words और pictures, है ना, उस तरह के जो डेटा होते हैं, ठीक है, वो गुणात्मक डेटा होते हैं। So it takes skill, practice and creativity to match a research question to an appropriate data collection technique, है ना, कि हमें किसी भी, जब हम कोई भी एक रिसर्च क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है, तो ये एक बहुत स्किलफुल वर्क है। शोध प्रश्न बनाना आसान नहीं है, किसी भी प्रश्नावली के लिए, किसी सूची के लिए, किसी क्वेश्चनायर या किसी शेड्यूल के लिए शोध प्रश्न बनाना आसान नहीं है। It takes skill, practice and creativity to match a research question to an appropriate data collection technique, है ना। और फिर उसके साथ पहली बात तो रिसर्च क्वेश्चन बनाना, और फिर उसके साथ उस रिसर्च क्वेश्चन के लिए हमें किस तरह से डेटा कलेक्ट करना चाहिए, हमारा डेटा क्वालिटेटिव होना चाहिए या क्वांटिटेटिव होना चाहिए, ये डिसाइड करना आसान काम नहीं होता है। अब देखो डेटा कलेक्शन टेक्निक्स में एक होता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। आप जानते हो कि साइंस में इसका बहुत उपयोग होता है ना, प्रयोगात्मक शोध, है ना, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च uses the logic and principles found in natural science research। ये सामान्यतः उन तर्कों और उन सिद्धांतों को शामिल करता है जो प्राकृतिक विज्ञान के अंदर अपनाई जाती है। एक्सपेरिमेंट्स कैन बी कंडक्टेड इन लैबोरेटरीज और रियल लाइफ। तो एक्सपेरिमेंट दोनों तरह के किए जा सकते हैं, जैसे साइकोलॉजी के एक्सपेरिमेंट हम रियल लाइफ में देखते हैं, ठीक है ना, वहाँ किए जा सकते हैं, या लेबोरेटरी सेटिंग में भी किए जाते हैं, साइकोलॉजी के शोध भी किए जाते हैं, है ना, या बहुत सारे अन्य शोध जो लेबोरेटरी कंडीशंस में किए जाते हैं। इट इन्वॉल्व्स स्मॉल नंबर ऑफ पीपल एंड एड्रेस ए वेल फोकस्ड क्वेश्चन। इसमें बहुत ज्यादा लोग भागीदार नहीं होते, है ना, और इनके जो क्वेश्चंस होते हैं वो बिल्कुल सटीक होते हैं, है ना। सोशल साइंस में एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो है, ठीक है, वो इसीलिए बड़ी मुश्किल होती है, ठीक है। मोर इफेक्टिव फॉर एक्सप्लेनेटरी रिसर्च, है ना। एक्सप्लेनेटरी रिसर्च के लिए, अर्थात कोई चीज कैसे संपादित हो रही है ना, तो एक्सप्लेनेटरी रिसर्च के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा टूल है। देन एप्लीकेशन ओनली व्हेन सिचुएशन कैन बी मैनिपुलेटेड। ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की खास बात होती है, प्रयोगात्मक शोध की खास बात होती है
कि इसमें कहीं ना कहीं कंट्रोलिंग मैकेनिज्म होती है ना, नियंत्रणकारी तत्व इसके अंदर शामिल होते हैं। ठीक है, अर्थात जनरली जो लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वो कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। तो कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स होते हैं तो उसके अंदर क्या करते हैं, हम इच्छित चरों में परिवर्तन लाकर, और हम जो स्वतंत्र चर होते हैं परतंत्र चरों में परिवर्तन का मूल्यांकन करते हैं। हम क्या करते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जो है ना, ठीक है, उसके अंदर एक डेफिनेट चेंज लाकर और डिपेंडेंट वेरिएबल्स में चेंज को देखते हैं। ठीक है, और उसी को हम बोलते हैं मैनिपुलेशन, उसी को हम बोलते हैं मैनिपुलेशन। ठीक है, तो एप्लीकेशन ओनली व्हेन सिचुएशन कैन बी मैनिपुलेटेड। तो इसका उपयोग तभी है जब हम सिचुएशन को मैनिपुलेट कर पाए, अर्थात हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है उसको हम ऊपर नीचे दाएं बाएं करने की क्षमता रखते हो, तभी हम ये कह सकते हैं कि ये शोध जो है, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, ये हम अप्लाई कर सकते हैं। उसके कई सारे एग्जांपल है, जैसे एक्सपेरिमेंटल अप्रोच टू एलिवेटिंग ग्लोबल पॉवर्टी बाय अभिजीत बनर्जी, है ना, उन्होंने इसका यूज किया है। एंड हिज टू को रिसर्चर्स ईस्टर एंड मिखाइल क्रैमर। अब हम देखते हैं आगे कि सर्वे रिसर्च, है ना, ये भी क्वांटिटेटिव होती है ना। और देखिए ये जो हम बात करते हैं, मैं आपको लिए चलता हूँ पीछे। ये देखिए, एक्सपेरिमेंटल जो रिसर्च होती है जिसमें मैनिपुलेशन किया जा सकने की गुंजाइश जरूरी है, अनिवार्यतः है ये रिसर्च जो होती है ये मात्रात्मक होती है ना। क्योंकि जो मैनिपुलेशन आप करते हो, जैसे मान लो चूहों को आपने कोई मेडिसिन दी, अब आप क्या करते हो उसमें 1 mg 2 mg 3 mg 4 mg, ये जो आप उसमें परिवर्तन कर रहे हो ना इंडिपेंडेंट वेरिएबल में, और फिर उनका व्यवहार देख रहे हो, तो ये मैनिपुलेशन। और ये मैनिपुलेशन जो होता है ना, ये एक सर्टेन स्केल के आधार पे किया जाता है, इसलिए ये जो रिसर्च होती है ये मात्रात्मक होती है। इसी तरह मात्रात्मक शोध का एक और प्रकार है सर्वे। हालांकि जरूरी नहीं कि सर्वे केवल मात्रात्मक शोध में ही हो, गुणात्मक शोध में भी सर्वे होते हैं। एथनोग्राफिक जो सर्वे होते हैं वो गुणात्मक शोध के सर्वे होते हैं। ठीक है, मात्रात्मक शोध में जो सर्वे होते हैं उसमें देखो यूज्ड इन डिस्क्रिप्टिव एंड एक्सप्लेनेटरी रिसर्च, है ना। हम ज्यादातर उसको क्योंकि एक्सपेरिमेंट जो हमने किया लैब में वो तो हम जनरली करते हैं इसके लिए व्हाट वी कॉल इट दिस एक्सप्लेनेटरी रिसर्च के लिए, है ना। और ये जो हम करते हैं ये करते हैं डिस्क्रिप्टिव और एक्सप्लेनेटरी रिसर्च दोनों के लिए। ठीक है, इंफॉर्मेशन सॉर्ट यूजिंग क्वेश्चनायर फेस टू फेस और अदरवाइज। तो जनरली इसमें हम देखते हैं कि ये प्रश्नावली पर आधारित होता है, हम इसमें क्वेश्चनायर यूज करते हैं। क्वेश्चनायर को हम 1-to-1 इंटरव्यू के रूप में भी यूज कर सकते हैं, और जैसे हम उसका ईमेल करके भी यूज कर सकते हैं, डाक द्वारा भेजकर भी यूज कर सकते हैं, है ना। कंडीशंस आर नॉट मैनिपुलेटेड, इसमें कंडीशंस मैनिपुलेट नहीं की जाती जैसे एक्सपेरिमेंट में की जाती है ना। इसमें जो दशाएं हैं, ठीक है, उनमें छेड़छाड़ या उनमें परिवर्तन जो है, ठीक है, वो नहीं किया जा सकता, है ना, बदलाव नहीं किया जा सकता। इट इन्वॉल्व्स मेनी पीपल एंड न्यूमरस क्वेश्चंस इन शॉर्ट टाइम पीरियड। इसमें बहुत सारे लोग भाग लेते हैं, एक्सपेरिमेंट रिसर्च में कम लोग भाग लेते हैं। ठीक है, और इसमें कई छोटे क्वेश्चन एक ही समय में पूछे जाते हैं। रेस्पोंडेंट्स आर सेलेक्टेड यूजिंग सैम्पलिंग। जनरली सर्वे रिसर्च में ऐसा होता है कि हम उत्तरदाताओं का जो चुनाव करते हैं, रेस्पोंडेंट्स को जो हम सेलेक्ट करते हैं वो करते हैं सैम्पलिंग के बेसिस पे, और सैम्पलिंग पे हम उसको डिटेल से पूरा एक क्लास में देखेंगे। इसमें क्या होता है, रिसर्चर जनरलाइज द रिजल्ट इन लार्जर ग्रुप, क्योंकि हम क्या करते हैं सैंपल जो है उसको वैज्ञानिक ढंग से लेते हैं, और हम ये मानते हैं कि सैंपल वही होता है जो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करे। अर्थात जो सैंपल होता है वो जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। तो हम क्या करते हैं कि जो सैंपल के रिजल्ट होते हैं उसको जनसंख्या पर लागू करते हैं। मतलब हम ये मानते हैं कि जो सैंपल की जो बातें हैं, है ना, वो जनसंख्या के लिए लागू होती है। तो रिसर्चर जनरलाइज द रिजल्ट टू अ लार्जर ग्रुप, है ना।
सैंपल छोटा ग्रुप है, सैंपल से जो रिजल्ट आता है उसको वो पूरी पॉपुलेशन जहां से वो सैंपल लिया गया है उस पर वो लागू करता है। इट इज वाइडली यूज टेक्निक, ये बहुत ज्यादा प्रयोग में लाई जाने वाली तकनीक है, सर्वे रिसर्च बहुत होती है। अब देखिए अगला आता है डेटा कलेक्शन टेक्निक्स में क्वांटिटेटिव के अंदर कंटेंट एनालिसिस, है ना। अब कंटेंट एनालिसिस जो आता है उसमें देखिए आप एग्जामिनिंग इंफॉर्मेशन और कंटेंट इन रिटन और सिंबॉलिक मटेरियल, है ना। जो कंटेंट है, जो मटेरियल है, उसको हम एनालाइज करते हैं इसके अंदर, ठीक है। रिसर्चर आइडेंटिफाई ए बॉडी ऑफ मटेरियल टू एनालाइज, है ना। तो रिसर्च से जो है वो देखता है कि बहुत सारे कंटेंट एनालिसिस में क्या होता है, कई सारे जो स्रोतों से प्राप्त जो कंटेंट्स होते हैं ना, ठीक है, उनको हम खंगालते हैं और उनसे हम सूचना प्राप्त करते हैं। क्रिएट सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स, है ना। हम क्या करते हैं, उसके रिकॉर्ड्स बनाते हैं ताकि उसके अंदर एक कंटिन्यूम देखने को मिले। एंड यूज्ड इन एक्सप्लोरेटरी और एक्सप्लेनेटरी रिसर्च बट मोस्ट इन इन डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। कभी कभी इसका इस्तेमाल हम एक्सप्लोरेटरी और एक्सप्लेनेटरी दोनों में काम लेते हैं इसको, लेकिन ये ज़्यादा प्रचलित तकनीक है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की, वर्णनात्मक शोध में ये ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। Existing statistics जैसे source of information is previously collected data by varied agencies, ये secondary source होते हैं, secondary data होते हैं। सेकेंड प्राइमरी डेटा वो होते हैं जो शोधार्थी खुद कलेक्ट करता है ना। और जब मान लीजिए मैंने कोई शोध किया तो मेरे लिए वो प्राइमरी डेटा थे, अब कोई दूसरा उसका इस्तेमाल कर रहा है तो उसके लिए सेकेंडरी हो गए। जैसे जैसे हमारा सेंसस है, हमारा सेंसस डेटा कलेक्ट करता है पॉपुलेशन के ऊपर, तो सेंसस के लिए वो प्राइमरी डेटा है, लेकिन यदि हम उस सेंसस के डेटा को यूज करते हैं तो वो सेकेंडरी डेटा हो गया हमारे लिए, ठीक है। यूज्ड फॉर ऑल द थ्री पर्पसेस ऑफ रिसर्च, इसमें इस जो सेकेंडरी सोर्सेज हैं इससे डिस्क्रिप्टिव, एक्सप्लेनेटरी और दिस एक्सप्लोरेटरी तीनों प्रकार के शोध जो है संपादित किए जाते हैं। अब देखो डेटा कलेक्शन में जो क्वालिटेटिव रिसर्च है उसके अंदर आता है फील्ड सर्वे, ठीक है। क्योंकि हम ये देखते हैं कि हमने ये देखा कि जो जो फील्ड सर्वे होता है, ठीक है, तो फील्ड रिसर्च उसमें भी होती है, उसमें भी हम सर्वे करवाते हैं, ठीक है, वो भी फील्ड रिसर्च का भाग है और ये भी फील्ड रिसर्च का भाग है। मतलब हम गुणात्मक शोध में भी हम क्षेत्र अध्ययन जो है उस पर बेस्ड अध्ययन करते हैं। केस स्टडीज ऑन ए स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल फॉर सम लेंथ टाइम, लंबे समय के लिए छोटे समूह का अध्ययन होता है। छोटे से समूह को अध्ययन के लिए चुनते हैं और लंबे समय तक अध्ययन करते हैं, ठीक है। बहुत सारी एथनोग्राफिक रिसर्च जो है उसमें आपको 2-2, 3-3 साल तक आपको रेस्पोंडेंट्स के साथ जो है वो ग्रुप सेटिंग, वो जो फील्ड सेटिंग्स में बिताना होता है समय। बिगिन विथ लूजली फॉर्मुलेटेड आइडिया और टॉपिक, है ना। तो जैसे क्वांटिटेटिव रिसर्च में जिस तरह से इंटेक्ट टॉपिक होते हैं ना, प्री डिसाइडेड और इंटेक्ट टॉपिक होते हैं, वैसे इसमें नहीं होते। क्यों? तो इसमें बहुत सारी चीजें फील्ड में जाने के बाद जो है वो जुड़ती जाती है। वो स्कोप जनरली क्वांटिटेटिव रिसर्च में नहीं होता, मात्रात्मक शोध में वो रिसर्च जनरली वो फ्रीडम नहीं होती। क्योंकि अब जैसे ये लोग क्या करते हैं, इनकी कई टेक्निक है, ये ऑब्जर्वेशन की टेक्निक को बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं, है ना। फिर इंक्लूड्स द ऑब्जर्वेशन, पार्टिसिपेशन इन फील्ड इंटरव्यू। तो एक तो ऑब्जर्वेशन मतलब आप ग्रुप में शामिल नहीं हो रहे, दूर से ग्रुप को देख रहे हो और आप क्या कर रहे हो, उनकी सूचनाओं को एकत्र कर रहे हो। एक है पार्टिसिपेशन, पार्टिसिपेशन मतलब आप खुद जो है वो जो रेस्पोंडेंट्स है उनके साथ में मिक्स होके, है ना, उनके साथ रहकर और फिर आप अपना सर्वे करते हो, है ना, फील्ड स्टडी करते हो आपकी। और तीसरा है फील्ड इंटरव्यू, मतलब आप ना तो उनके साथ शामिल हो रहे और ना दूर से आप उनको ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप बेसिकली उनके साथ 1-to-1 फेस टू फेस इंटरव्यूज जो है वो आप ले रहे हो। एथनोग्राफी एक प्रकार की रिसर्च होती है जो डिस्क्राइबिंग कल्चर फ्रॉम द नेटिव पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें क्या होता है कि जिन लोगों पे आप शोध करते हो ना, आप उनकी संस्कृति को उनके नजरिए से प्रकाशित करते हो। मैं फिर बोल रहा हूँ, एथनोग्राफिक रिसर्च में ज्यादातर कल्चर बेस्ड रिसर्च होती है, ठीक है।
और इसमें क्या होता है कि जिस ग्रुप पे आप शोध करते हो, आप उनकी संस्कृति जो है उसका डिस्क्रिप्शन देते हो, उसको डिस्क्राइब करते हो उन लोगों के नजरिए से, उनके परसेप्शन से। ये खास बात होती है, ठीक है। देन थिक डिस्क्रिप्शन, बहुत लेंथी डिस्क्रिप्शन होता है इसके अंदर। फिर है एथनोमेथोडोलॉजी, स्टडी ऑफ कॉमन सेंस नॉलेज, है ना, सामान्य जो हमारा ज्ञान है, कॉमन सेंस है, ठीक है, उसका अध्ययन इसके अंतर्गत आता है। इट्स दिस क्रिएशन एंड यूज इन सोशल इंटरेक्शन इन नेचुरल सेटिंग। और देखते हैं कि प्राकृतिक जो दशा है उसके अंदर ये जो कॉमन सेंस जो है वो कैसे डेवलप होता है, और कैसे लोग जो है वो सामाजिक अंतर संबंधों में और सामाजिक व्यवस्था में उसका इस्तेमाल करते हैं, उनको कहते हैं हम एथनोमेथोडोलॉजी। अब अगली बात आती है डेटा कलेक्शन टेक्निक में, क्वालिटेटिव में, वो आती है हिस्टोरिकल कंपैरेटिव रिसर्च, है ना, ऐतिहासिक तुलनात्मक शोध। examines the aspects of social life in past historical era or across different cultures। हम क्या करते हैं इसमें कि जो 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 बीता हुआ काल है, जो इतिहास है, उसके किसी टाइम को पकड़ते हैं और उस टाइम में सामाजिक जीवन के विभिन्न पक्षों का अध्ययन करते हैं। और हम कोशिश ये भी करते हैं कि वहां पर जो 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 डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स हैं, अलग अलग संस्कृतियां हैं, एक ही समय में उन अलग अलग संस्कृतियों के बारे में हम उनकी सामाजिक जीवन के बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो उसमें फिर हमारे पास में दो तरह की चीज़ होती है, एक कि ये हम इतिहास के अंदर झांक कर वो काम कर रहे हैं, और दूसरा कि हम डिफरेंट डिफरेंट कल्चर ग्रुप्स को ले रहे हैं, तो हम कंपैरेटिव स्टडी भी कर रहे हैं, हम तुलनात्मक शोध भी कर रहे हैं। इसीलिए देखिए ऊपर लिखा है ना, हिस्टोरिकल कंपैरेटिव स्टडी, ऐतिहासिक तुलनात्मक शोध। रिसर्च में फोकस ऑन वन हिस्टोरिकल पीरियड और सेवरल, ठीक है, ये भी हो सकता है कि वो एक ही समय लें, क्रॉस सेक्शन की तरह लें एक समय, और ये भी हो सकता है कि वो लॉन्जिट्यूडनल की तरह क्या करें, रेफरेंस पीरियड अलग अलग लें, ठीक है। कंपेयर वन और मोर कल्चर, वो अभी भी बात हो गई हमारी, है ना, एक से अधिक संस्कृतियों को लेकर चलते हैं और फिर उनका तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करते हैं। मे कंपेयर मिक्स्ड हिस्टोरिकल पीरियड्स एंड कल्चर्स, ये भी बात संभव है कि वो क्या करते हैं, बहुत तरह की संस्कृतियों को या बहुत तरह के ऐतिहासिक समयों को लेकर तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत कर सकते हैं और करते हैं। यूज ए मिक्स ऑफ एविडेंसेस, बहुत तरह के जो प्रमाण हैं उनको शामिल करते हैं, क्योंकि हिस्टोरिकल रिसर्च है तो जो पहले से प्रमाण हैं उन्हीं को इस्तेमाल करना है। अब वो प्रमाण कई तरह के हो सकते हैं, वो स्टैटिस्टिक्स हो सकती है ना। जैसे आज यदि मान लो आप ब्रिटेन के किसी एस्पेक्ट पे अध्ययन करो, तो आपको वहाँ की कई स्टैटिस्टिक्स मिल जाएगी जो हजार हजार साल पुरानी है। डॉक्यूमेंट्स, जो आर्काइवल डॉक्यूमेंट होते हैं, ऑब्जर्वेशंस, आप हिस्टोरिकल साइट्स जो होती हैं उनकी विजिट करते हो और ऑब्जर्व करते हो, और इंटरव्यूज, ठीक है। एंड कैन बी, ये हो सकती है एक्सप्लोरेटिव भी हो सकती है, ये डेस्क्रिप्टिव भी हो सकती है, और ये एक्सप्लेनेटरी भी हो सकती है। ये हिस्टोरिकल और कंपैरेटिव रिसर्च है ना, ये किसी भी प्रकार का हो सकता है। अब देखिए हम जब और बात करते हैं डेटा कलेक्शन टेक्निक में, एक आता है मिक्स मेथड। मिक्स मेथड आजकल बहुत पॉपुलर है, और मिक्स मेथड में हम देखते हैं कि कुछ एस्पेक्ट जो होता है रिसर्च का, उसमें तो हम देखते हैं कि क्वांटिटेटिव अप्रोच जो है उसके साथ में डेटा कलेक्शन और एनालिसिस होता है, और कई एस्पेक्ट ऐसे होते हैं उसी शोध के जिनको हम क्वालिटेटिव टेक्निक्स के साथ में हम उनको करते हैं। तो यूज ऑफ मोर देन वन मेथड, एक से ज्यादा विधियों का इस्तेमाल होता है इसमें, एंड टेक एडवांटेज ऑफ द यूनिक फीचर्स दैट ईच मेथड हैव। और खास बात यह है कि इसमें फिर हमें शोध के किसी पक्ष को छोड़ना नहीं पड़ता कि भाई हम क्वांटिटेटिव शोध कर रहे हैं तो हम किसी क्वालिटेटिव पक्ष को छोड़ दिया, वो इंपॉर्टेंट है फिर भी छोड़ दिया, है ना। या हम क्वालिटेटिव शोध कर रहे हैं और क्योंकि हमें केवल क्वालिटेटिव शोध करना है तो कोई क्वांटिटेटिव पक्ष है उसको छोड़ दिया, इंपॉर्टेंट है उसके बावजूद छोड़ दिया। यहाँ पर हमें वो करने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि ये मिक्स मेथड है ना। तो इसकी ब्यूटी ये है कि इसके अंदर हमें दोनों प्रकार के जो मेथड है उनको लेकर चलने की फ्रीडम होती है। तो हम यदि शोध के का हमारा यदि थोड़ा पक्ष
गुणात्मक है और थोड़ा पक्ष यदि मात्रात्मक है तो हमारे सामने किसी प्रकार की बाधा नहीं आती। कंबाइंस द क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, मेथड्स, अप्रोचेस एंड कॉन्सेप्ट्स और स्टाइल, है ना, दोनों को मिलाता है। ठीक है, गुणात्मक को भी और परिमाणात्मक को भी, मात्रात्मक को भी। ठीक है, और ये एक तरह का पैराडाइम शिफ्ट है, क्योंकि पहले क्या करते थे, पहले लोग ऐसा नहीं करते थे। पहले लोग क्या करते थे, या तो केवल क्वालिटेटिव शोध करते थे और या केवल क्वांटिटेटिव अप्रोच को फॉलो करते थे, या तो केवल क्वांटिटेटिव या केवल क्वालिटेटिव। अब ये मिक्स मेथड आया है ना, दिस इज अ न्यू पैराडाइम, ये एक नया चिंतन फलक है शोध की मेथोडोलॉजी के अंदर। ठीक है, रिसर्च मेथोडोलॉजी के अंदर। फिर रिजल्ट ऑफ वॉर of philosophical perspective on the nature of reality and ways of understanding it, है ना। यदि आप युद्ध के जो रिजल्ट्स है, परिणाम है, ठीक है, रिजल्ट्स ऑफ वॉर ऑफ फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव, है ना, उसका यदि आप दार्शनिक दृष्टिकोण लेके चल रहे हो, है ना, ऑन द नेचर ऑफ रियलिटी, वास्तविकता के स्तर पर, एंड वेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग इट, और उसको समझने के स्तर पर। ठीक है, तो आप दोनों तरह के अप्रोच को लेके चल सकते हो इसमें। फिर एन एडवोकेसी ऑफ प्रैग्मेटिक पॉइंट ऑफ व्यू, इसमें इसमें मूल जो ध्येय होता है ना, वही होता है कि वास्तविकता को गहराई से समझना। इसमें ध्येय ये नहीं होता कि वास्तविकता को हम मात्रात्मक विधि से समझेंगे या गुणात्मक विधि से समझेंगे। हमारा पूरा ध्येय है वास्तविकता को संपूर्णता में समझना। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं, गुणात्मक और परिमाणात्मक दोनों प्रकार की तकनीकों को लेके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ए थर्ड वेव कॉम्प्लीमेंट और ऑल्टरनेटिव टू कंटेस्टिंग पोजीशंस, ये जो परिमाणात्मक और मात्रात्मक में लेके हमेशा क्या है, आपस में विरोधाभास चलता था। ठीक है ना, तो इन दोनों की ये जो द्वंद्व है, उसके अंदर ये तीसरी जो है, ये रे ऑफ होप है ना, ये तीसरा तरीका जो आशा की किरण की तरह है ये, है ना। ठीक है, एक अल्टरनेटिव है हमारे पास, है ना, एक विकल्प के रूप में है। Mixed in a way to that, mixed in a way to that has complementary strengths and at the same time non overlapping weakness। अब इसके अंदर हमारे पास में कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेंथ भी है, बिल्कुल है ना। इसकी इसकी निश्चित रूप से ये कॉम्प्लीमेंट्री रूप से इसकी स्ट्रेंथ हमें देखने को मिलती है, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास दोनों पक्ष मौजूद है, मात्रात्मक भी और गुणात्मक भी, और उसके साथ साथ में नॉन ओवरलैपिंग वीकनेसेस। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि कोई हम गुणात्मक शोध करते हैं, कोई मात्रात्मक पक्ष छूट गया, या हमने मात्रात्मक शोध किया और कोई गुणात्मक पक्ष छूट गया। ठीक है, तो उस तरह की कोई गुंजाइश यहाँ पे नहीं रहती है। हैव ट्रेमेंडस पोटेंशियल बट सम इश्यूज नीड अटेंशन लाइक दैट ऑफ द प्रोसीजर टू इवैल्यूएट। ये तो बात सही है कि इसके अंदर बहुत संभावना है, बहुत संभावना है। मिक्स मेथड जो है वो हमारे सामने बहुत शोध की संभावनाएं प्रस्तुत करता है, लेकिन एक बात हमेशा यहाँ पर जो महत्वपूर्ण हो जाती है, जिस पर ध्यान केंद्रित करना बहुत ज़रूरी है, और वो है दैट ऑफ प्रोसीजर टू इवेल्युएट, है ना, कि इसमें हम जो है वो पूरी प्रक्रिया जो है उसका मूल्यांकन जो है वो कैसे करें, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अब देखिए, डेटा कलेक्शन अप्रोच में मिक्स मेथड्स के अंदर ही हम ये देखते हैं कि एनालॉजी ऑफ प्रिंसिपल ऑफ ट्रायंगुलेशन एंड रिक्वायरमेंट ऑफ एक्यूरेट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, है ना, हमें बहुत सारे तरह की जो ऐसी आवश्यकता पड़ती है जिसमें हमें कई तरह के इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है ना। बहुत तरह के मेथड्स इसमें यूज़ किए जा सकते हैं, मल्टीपल इंडिकेटर्स ऑफ ए सिंगल कॉन्सेप्ट एंड वेरी टेस्टिंग। एक ही कॉन्सेप्ट के हम कई तरह के इंडिकेटर ले सकते हैं, क्वालिटेटिव भी और क्वांटिटेटिव भी, और इसीलिए फिर हमारी टेस्टिंग मैकेनिज्म भी बदल जाती है। एक ही चीज को मापने के लिए हम उसके मात्रात्मक उपागम को भी ले रहे हैं और गुणात्मक उपागम को भी ले रहे हैं, और दोनों को नापने के टेस्ट अलग अलग होते हैं। तो हमारे पास बहुत तरह के टेस्ट अवेलेबल होते हैं, मल्टीपल इन्वेस्टिगेटर्स इन द फील्ड रिसर्च, है ना, खूब तरह के, क्योंकि गुणात्मक शोध करने वाले लोग भी हैं और मात्रात्मक शोध करने वाले लोग भी इसमें जुड़ जाते हैं। ऑब्टेनिंग मल्टीपल पर्सपेक्टिव ऑन द सेटिंग ऑफ कॉन्फ्लिक्टिंग ग्रुप्स, है ना, जब हम कोई कॉन्फ्लिक्टिंग ग्रुप्स पे स्टडी करते हैं तो हमारे पास में अवसर होता है कि हम जो है इसके अंदर बहुत तरह की जो मल्टीपल जो पर्सपेक्टिव है, ठीक है, उनको हम प्राप्त कर सकते हैं
क्योंकि हम जब मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों उपागम के साथ हम आगे बढ़ते हैं तो हम उनकी कॉन्फ्लिक्ट्स, जो नेचर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है, उसको और बेहतरी से समझ सकते हैं। मल्टीपल मेथड्स अप्लाइड इन सेम सेटिंग, एक ही सेटिंग में हम कई तरह की जो मेथड्स हैं, ठीक है, वो अप्लाई कर सकते हैं, उनको लागू कर सकते हैं। एंड रेप्लिकेशन, मल्टीपल टेस्ट और हाइपोथेसिस, है ना, कई तरह की टेस्ट और हाइपोथेसिस है, ठीक है, जिनको हम जो है उसको, उसका रेप्लिकेशन, उसकी पुनरावृत्ति जो है उसको भी देख सकते हैं। अब देखिए, जब हम इन दोनों मेथड्स की तुलना करते हैं, है ना, इनके डिफरेंस निकालते हैं, तो अब देखिए हम देखते हैं कि जो गुणात्मक और मात्रात्मक शोध तो मात्रात्मक शोध में हाइपोथेसिस टेस्टिंग हमें अक्सर देखने को मिलती है ना, जबकि गुणात्मक शोध में हाइपोथेसिस टेस्टिंग वगैरह नहीं करते हम। कैप्चर और डिस्कवर मीनिंग, हम बेसिकली क्या करते हैं, इन्फ्रेंसेस ड्रॉ करते हैं, मीनिंग निकालते हैं इसमें, है ना, क्योंकि इसमें हम कोई डेटा लेके और कोई हाइपोथेसिस टेस्टिंग का काम नहीं करते। कॉन्सेप्ट्स इन द फॉर्म ऑफ डिस्टिंक्ट वेरिएबल्स, यहाँ कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो हमारे होते हैं डिस्टिंक्ट वेरिएबल्स, जिनको मापा जा सके, वो चर जिनको मापा जा सकते हैं, वो हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट होते हैं। और यहाँ जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो कोई थीम होते हैं, मोटिव होते हैं, है ना, जनरलाइजेशन होता है, टेक्सोनॉमीज होती है ना, है ना, ये एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में होते हैं, ठीक है। और ये जो होते हैं ये कॉन्क्रीट फॉर्म में होते हैं। कॉन्क्रीट मतलब जिनका आकार प्रकार सब सुनिश्चित होता है ना, ठीक है। measures systematically created before data collection and standardized, ठीक है। इसमें हमारे जो तरीके हैं कि हम किस तरह से क्रमबद्ध रूप से अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे, ये हमारे पहले से सुनिश्चित हो जाता है। डेटा कलेक्शन से पहले हमारी मेथोडोलॉजी तय हो जाती है ना। क्वांटिटेटिव रिसर्च में ऐसा होना ही होना है, ठीक है ना। लेकिन क्वालिटेटिव रिसर्च की खास बात होती है कि जैसे जैसे रिसर्च प्रोग्रेस करती है वैसे वैसे इसमें कई बार नवाचार जुड़ते जाते हैं। मेजर्स क्रिएटेड इन एन एडहॉक मैनर, है ना, मेजर्स हम लोग एडहॉक मैनर मतलब हम प्रारंभिक तौर पे कुछ मेजर्स जो है वो चुनते हैं स्पेसिफिक टू इंडिविजुअल सेटिंग और रिसर्चर, है ना। लेकिन इसके अंदर एडहॉक मैनर पे चुने जाते हैं, वो फाइनल नहीं होते, उसके अंदर हम और चीजें जोड़ने की हमारे पास में गुंजाइश होती है। फिर देखो, जो मात्रात्मक शोध है ना, उसमें क्या होता है कि हम फॉलो करते हैं स्टैटिस्टिक्स का, सांख्यिकी का अनुसरण करते हैं, टेबल्स बनाते हैं, चार्ट बनाते हैं, और डिस्कसिंग हाउ व्हाट दे शो रिलेट्स टू द हाइपोथेसिस, और ये तय करते हैं कि जो हमने परिकल्पना लेके चले थे, ठीक है, उस परिकल्पना के संदर्भ में हमारा ये डेटा एनालिसिस जो है वो क्या प्रदर्शित करता है। यहाँ पर क्या होता है, एनालिसिस कैसे होता है, एक्सट्रैक्टिंग थीम्स, मतलब आप क्या करते हो, इन्फ्रेंसेस ड्रॉ करते हो, ऑब्जर्व करके, इंटरव्यू, इन डेप्थ इंटरव्यू करके, है ना, पार्टिसिपेट बन के रिसर्च में आप ऑब्जर्व करते हो, है ना, और थीम्स जो है वो एक्सट्रैक्ट करते हो, वो निकाल के लाते हो। जनरलाइजेशंस फ्रॉम द एविडेंसेस, जो घटनाएं होती है, जो 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 एविडेंसेस, तथ्य होते हैं, उनके उनसे कुछ सामान्य चीजें निकाल के लाते हो। एंड ऑर्गेनाइजिंग डेटा टू रिप्रेजेंट कोहेरेंट एंड कंसिस्टेंट पिक्चर, और फिर आप डेटा को ऐसे मतलब ये क्वालिटेटिव डेटा है, क्वांटिटेटिव डेटा नहीं है, संख्याएं नहीं है, है ना। तो इसमें क्या करते हो, आप डेटा को ऐसे अरेंज करते हो कि एक एक पूरी की पूरी एक कंसिस्टेंट पिक्चर जो है वो आपके पास में सामने बनकर आती है। और इसके अंदर जो क्वांटिटेटिव रिसर्च है उसमें क्या होता है कि मेजर्स ऑब्जेक्टिव फैक्ट, है ना, वस्तुनिष्ठ शोध होते हैं ये, है ना, और ऑब्जेक्टिव फैक्ट जो उसको उसमें नापा जाता है। ये क्या करते हैं, ये जो शोध होते हैं ये सब्जेक्टिव होते हैं। तो ये क्या करते हैं, सामाजिक जो रियलिटी है या जो सांस्कृतिक मूल्य है ना, उन सब का शोध गुणात्मक विधियों में किया जाता है, ठीक है। फोकस ऑन वेरिएबल्स, इसमें चरों पर फोकस होता है, वेरिएबल्स पे। जबकि इसमें क्या होता है, आपने कैसे जो आपके रेस्पोंडेंट्स हैं उनके साथ में इंटरेक्ट किया, आप पार्टिसिपेटरी मैकेनिज्म से आपने किया, या आपने उसमें ऑब्जर्वेशन टेक्निक से किया, या आप इन डेप्थ इंटरव्यू कर रहे हो, तो फोकस ऑन इंटरेक्टिव प्रोसेसेस और इवेंट्स और घटनाएं जो होती हैं उन पर बहुत ज़्यादा फोकस होता है। इसमें रिलायबिलिटी जो है ये की है, इसकी चाबी है इसकी, है ना, रिलायबिलिटी, ठीक है। और यहाँ जो है ऑथेंटिसिटी, कि भाई आपने जो काम किया वो ऑथेंटिक है ना, वो है ऑथेंटिसिटी में और रिलायबिलिटी में बहुत फर्क है, ठीक है।
रिलायबिलिटी जो है ना वो कहीं ना कहीं आपको ले जाती है वैलिडिटी की तरफ, रिपीटेबिलिटी की तरफ, है ना, जबकि यहाँ ऑथेंटिसिटी में हम उन सब की चर्चा नहीं करते, है ना, क्योंकि साइंस के अंदर हम देखते हैं जो जो बेसिकली जो क्वांटिटेटिव जो अप्रोच है ये प्योर साइंस में बड़ी कॉमन है, और उसके अंदर हम देखते हैं कि ये तीन गुण रिलायबिलिटी, वैलिडिटी और ये रिपीटेबिलिटी, है ना, ये आपस में इंटरमिंगल्ड है ना। ये वैल्यू फ्री होती है, ये वैल्यू बेस्ड होती है। इसमें तो वैल्यूज जो हैं, है ना, वैल्यूज आर प्रेजेंट एंड एक्सप्लिसिट, ठीक है। ये कभी भी मूल्य स्वतंत्र शोध नहीं होते, ये मूल्यों को शामिल करते हुए शोध होते हैं, और ये मूल्य स्वतंत्र होते हैं जो परिमाणात्मक या मात्रात्मक हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट जो है ना, परिवेश, इसके प्रभाव को इसके अंदर कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है, प्रभाव का प्रभाव नहीं होता। इसमें सारा खेल ही कॉन्टेक्स्ट का है, इवेंट्स को इसमें आप कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से समझाते हो, ठीक है। इन मेनी केसेस और सब्जेक्ट्स होते हैं इसके अंदर, इसमें क्या होते हैं, केसेस बहुत कम होते हैं, सब्जेक्ट बहुत कम होते हैं, ठीक है। इसमें सांख्यिकीय मूल्यांकन होता है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होता है ना, सांख्यिकीय विश्लेषण होता है। इसमें थीमेटिक एनालिसिस होता है, थीम लेके चलते हो आप, और उन थीम्स की आप गुणात्मक व्याख्या करते हो, है ना। इसमें रिसर्चर इज डिटैच्ड, रिसर्चर जो है वो क्या होता है, वो भागीदार नहीं होता, है ना, पूरी रिसर्च को करता है लेकिन वो उसमें भागीदार नहीं होता। और इसमें रिसर्चर क्या होता है, खुद इन्वॉल्व होता है, चाहे वो ऑब्जर्वेशन कर रहा हो, चाहे वो इंटरव्यू कर रहा हो, और चाहे वो पार्टिसिपेटरी रिसर्च में हो। तीनों के अंदर क्या होता है, रिसर्च जो है, रिसर्चर उसका प्रतिभाग जो है वो उसमें देखने को मिलता ही मिलता है, ठीक है। तो इस तरह से आज हमने एक बहुत बड़ा टॉपिक पूरा किया है, और वो है टाइप्स ऑफ रिसर्च।